हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है। तो हम जान रहे हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल f से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R या स्मॉल r से दर्शाते हैं। इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो फोकस दूरी जो है उसको स्मॉल f से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R या स्मॉल r से दर्शाते हैं, और इनके बीच एक संबंध होता है r बराबर 2f, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी का 2 गुना होता है। 2 गुना फोकस दूरी का 2 गुना, ठीक। तो आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे कि यह कैसे आ जाता है। क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? दर्पण का। और दर्पण का यूज करेंगे। अवतल दर्पण से हम सबसे पहले डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। तो हम अवतल दर्पण से डेरिवेशन करेंगे। ये कौन सा दर्पण? ध्यान देखो, यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे, बस देखते जाना। ये क्या है? अवतल दर्पण। इसका कहीं केंद्र यहाँ पर होगा। देखो ये एक गोला बनेगा कि नहीं, और इसका केंद्र लगभग यहीं पर होगा। तो यहाँ से हम एक मुक्त समान ऐसे रेखा खींच लेते हैं, और ये जहाँ पर काट देता है वह क्या हो जाता है? ध्रुव। जहाँ पर काट देता है वह ध्रुव हो जाता है, ठीक। अब यह ध्रुव है और यह वक्रता केंद्र है, और इसका मध्य बिंदु हम जानते हैं कि फोकस बिंदु कहलाता है। ये सब तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कौन सा फोकस बिंदु है, कौन वक्रता केंद्र है और कौन ध्रुव है। तो ये सब तो पढ़ लिए हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान देखो, हम एक वस्तु यहाँ ले रहे हैं, वस्तु, और यहाँ से एक हम समांतर किरण भेज रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि जो समांतर किरण जाती है वो फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। तो ये फोकस से भेज देंगे, और एक हम लेंगे जो हम वक्रता केंद्र से भेज देंगे। वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे। तो वक्रता केंद्र से होते हुए भेजेंगे तो इस दर्पण को कुछ इधर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ काटे, परावर्तित कहाँ से होगा? परावर्तित नहीं हो पाएगा। इसको इधर जब बढ़ाएंगे तो इसको भी इधर बढ़ा लेंगे, ठीक। अब हम इसको भेज रहे हैं इधर। जब वक्रता केंद्र से हम किसी किरण को भेजते हैं तो वह उसी पथ पर पुनः वापस आ जाता है। यह भी हम पढ़े हैं। इस तरह से गया है, दर्पण से लड़ा है, इसी पथ पर वापस लौट गया है। ये समांतर गया है, दर्पण से लड़ा है, फोकस होकर चला गया है। इतना हम लोग जानते हैं ना, ठीक है। मान लो यह बिंदु L है और यह बिंदु M है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। मिला दिए। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, कि यह क्या था? वक्रता। अरे यह क्या था? दर्पण है। दर्पण का या एक गोला है कि नहीं? एक वृत्त के आकार का बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। और ये देखो केंद्र है उस वृत्त का, और जब वृत्त के केंद्र से हम परिधि पर कोई भी एक रेखा खींच देते हैं तो वह लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत। यह लंब होता है। क्या होता है? लंब। जैसे कि ये हमारा एक वृत्त है और हम यहाँ से एक इस पर त्रिज्या खींच दें, तो यह त्रिज्या इस पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है? लंब होती है, यानी यह लंबवत इस पर पड़ता है। तो उसी तरह से यह जो हम खींचे हैं यहाँ पर लंबवत पड़ेगा कि नहीं? लंबवत पड़ेगा। और हम लोग जान रहे हैं प्रकाश का परावर्तन में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, और वह जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और उस पर एक अभिलंब बन जाता है। और हम पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि कोण I बराबर कोण R होता है। पढ़े हैं कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सेम वही स्थिति बन रही है। ऐसे आ रहा है, यह प्लेन है। प्लेन का मतलब कि कोई समतल है, उस पर टकरा रहा है और चला जा रहा है, और ये हमारा अभिलंब बन जा रहा है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं? बताओ। होगा? होगा। यह बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे? कोण LMC, कोण LMC तथा कोण
सी एम एफ बराबर है बराबर है क्या है? बराबर परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण इतना बराबर कोण इतना, किसके? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। समझ में आ गया कि नहीं? इतना आसान भाषा में। यहाँ गया, यहाँ से इधर आ गया, तो इसको हम इस पर भेज दिए। यहाँ एक समतल होगा, जब इसको भेजेंगे तो इस पर लंब बहुत पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के केंद्र से हम उसके परिधि पर यानी स्पर्श रेखा पर कोई त्रिज्या खींचते हैं तो उस पर लंब होता है। तो यहाँ पर लंब होगा, इसका मतलब कि यह अभिलंब बन जाएगा, या आपतित किरण या परावर्तित किरण। तो यह वाला कोण और यह वाला कोण, या आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो गए परावर्तन के नियम से। तो कोण ये और कोण ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यह एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे है, दोनों समांतर रेखा है कि नहीं? है ना? ठीक है, जब दोनों समांतर रेखा है तो ये ध्यान से देखो कि यह एक तिर्यक रेखा है। ये क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो जब कोई तिर्यक रेखा किसी दो समांतर किरण को काटती है, जब किसी दो समांतर रेखाओं को काटती है कोई एक तिर्यक रेखा, तो तो उसके द्वारा बने एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं? होगा ना? एकदम होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जब आपस में बराबर था, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? होंगे ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि कोण एम सी एफ बराबर कोण एल एम सी किसके नियम से? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। और अब हम क्या लिख सकते हैं? अतः कोण सी, अतः कोण एफ सी एम बराबर कोण एफ एम सी। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे ना? जब ये इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? बराबर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि अगर किसी त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इनकी जो संगत ये भुजाएं हैं ना, ये भी आपस में बराबर होती हैं। ये और ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो उसी तरह से देखो, जब ये कोण बराबर है इसके, तो ये वाली भुजा बराबर होगी इस भुजा के। होगी कि नहीं? होगी ना? हाँ, तो होगी। तो ध्यान से देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज क्या है? सी एफ एम में, सी एफ एम में जब, क्योंकि इतने में जब कोण सी बराबर कोण एम है, तो भुजा सी एफ बराबर एम एफ होगा। होगा कि नहीं? होगा ना? होगा। अब ध्यान से देखो, जब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तो अब एक और स्थिति ध्यान से देखो कि जब यम जो है P के करीब होता, P के बहुत समीप होता, बहुत समीप होता, तो अगर ये जो यम है इसी के बहुत पास होता, तो ध्यान से देखो कि ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर हो जाती, लटक कर इधर आ जाता, लगभग इधर आ जाता, तो यही वाली दूरी बचती, यही वाली दूरी वो भी हो जाती कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं तब? हो तो यम बराबर एफ पी होता कि नहीं? अब ध्यान से देखो, जब इतना ये बराबर होता तो हम क्या लिख सकते हैं? अब इसके बारे में एक हम संबंध लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक।
हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सी पी बराबर लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो अब इधर ध्यान से देखो, जब ये सी एफ प्लस एफ पी है और यहाँ एफ एम बराबर एफ पी है, ये एफ एम जो है एफ पी के बराबर है, और यहाँ से देखो सी एफ बराबर एफ एम है, एम एफ है। जब एम एफ सी एफ के बराबर है तो यहाँ पर हम सी एफ रख सकते हैं कि नहीं, मतलब सी एफ बराबर एफ पी हो सकता है, सी एफ बराबर एफ पी। तो ये सी एफ बराबर एफ पी जब आ रहा है, सी एफ और एफ पी दोनों बराबर आ रहे हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं ना, सी एफ बराबर एफ पी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम सी एफ के जगह एफ पी भी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ जो सी एफ है यहाँ हम क्या लिख देंगे, एफ पी, क्या लिखेंगे, एफ पी। तो ये हो जाएगा सी पी बराबर एफ पी प्लस एफ पी। अब जब एफ पी जुटेगा तो क्या आ जाएगा, 2FP। तो क्या आ जाएगा, सी पी बराबर 2FP होगा, 2FP। और ध्यान से देखो कि अब इसका मान जब हम रखेंगे CP का, तो यहाँ से C और P इस बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो यही है ना, यहाँ से यहाँ तक यही ना वक्रता त्रिज्या है। तो इस CF को हम R लिख देंगे। और क्या, जो हमारा ये 2 FP है, तो ध्यान से देखो FP यही ना है हमारी फोकस दूरी, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये 2 है, यहाँ F लिख देंगे। अब देखो सिद्ध हो गया कि नहीं, R बराबर 2F हो गया, R बराबर 2F। अब इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं पक्षांतर करके कि F बराबर R यहाँ पर रहेगा, R 2 में जाएगा, भाग हो जाएगा, F बराबर R/2। ये सिद्ध हो गया। इतनी सिद्धम लिख देना लास्ट में, इतनी सिद्धम, बात खत्म हो गया ना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आगे का नोट कर लो, फिर बनाते जाओ ना।